मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जिंदाबाद, वाह। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सड़क पर अर्थियां ही अर्थियां हैं। सड़क पर जहां अगर शायरी के इरशाद। लेना चाहते जी जी चले हो तो कह जाने का नहीं। सड़क पर अर्थियां ही, ये दूसरे लफ्जों में कह दूं कि जनाजे हैं सड़क पर। जनाजे ही जनाजे हैं सड़क पर। अभी माहौल मर जाने का नहीं। आहा आहा, क्या बड़ा शेर है। वाह सड़क वाह पर वाह अर्थियां वाह, ही वाह। अर्थियां हैं। सड़क पर अर्थियां ही अर्थियां हैं। अभी माहौल मर जाने का नहीं। है। दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का ना। आहा, वाह वाह, है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन जिंदाबाद, वाह वाह है वाह, दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। कल हमने आपसे एक बहुत ही दुखद खबर साझा की थी। मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना महामारी ने इस सदी के सबसे बड़े शायर, हमारे महबूब शायर डॉक्टर राहत को हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। आज जबकि राहत साहब नहीं हैं, उनके अल्फाज, उनकी शायरी हमेशा हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी। हम तमाम कवियों से, शायरों से बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने राहत साहब के साथ लंबा वक्त बिताया, उनके साथ लंबी यात्राएं की, उनके साथ कवि सम्मेलन और मुशायरे के मंच साझा किए। और कैसे थे वो राहत साहब, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम राहत साहब को जानने वाले, उनकी शायरी से मोहब्बत करने वाले तमाम आप जो दर्शक श्रोता हमें फ़ोन भी कर रहे थे आखिर राहत साहब के साथ अचानक क्या हो गया। और तमाम लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि राहत साहब को कैसे इन्फेक्शन हो गया, कैसे उन्हें बीमारी हो गई, राहत साहब को क्या हो गया। एक बहुत उनके बारे में उत्सुकता है, बहुत उनके बारे में जानने की इच्छा है। हम इसी क्रम में आज हम जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कवि राज कौशिक जी। राज कौशिक जी ने राहत साहब के साथ लंबा वक्त बिताया है, तमाम मंच उन्होंने साझा किए हैं। हम कौशिक जी से जानने की कोशिश करेंगे राहत साहब की शख्सियत के बारे में, उनकी शायरी के बारे में, और कैसे एज ए शायर तो हम राहत साहब को बहुत जानते हैं क्योंकि हमने उनकी शायरी को सुना है, पढ़ा है, देखा है उन्हें। लेकिन बतौर इंसान राहत साहब कैसे थे, और उनका जाना उर्दू शायरी की दुनिया में, मुशायरे की दुनिया में कितनी बड़ी ये क्षति है, कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा वैक्यूम उनके जाने से क्रिएट हो गया है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ गाज़ियाबाद से जुड़ रहे हैं राज कौशिक जी। राज कौशिक जी ने राहत साहब के साथ तमाम देश में विदेश में लंबी यात्राएं की, उनके साथ तमाम मंच साझा किए। हम कौशिक जी के जरिए जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे राहत साहब की शख्सियत को। सर, कल एक बहुत ही दुखद खबर आई, डॉक्टर राहत इंदौरी हमारे बीच में नहीं रहे। आपने उनके साथ तमाम मंच साझा किए हैं। आज जब राहत साहब हमारे बीच में नहीं है, उनका जाना उर्दू शायरी की दुनिया में, मुशायरे की दुनिया में और कवि सम्मेलन की दुनिया में कितना बड़ा लॉस, कितना बड़ा वैक्यूम आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा नुकसान है जी, और बहुत आसानी से इसकी भरपाई हो पाएगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा जी। तो दुनिया में जो भी आता है उसे जाना ही होता है, लेकिन राहत साहब ने वो मकाम हासिल कर लिया था जी। उर्दू अदब की बात करें या अब तो ज्यादातर प्रोग्राम उर्दू और हिंदी के मिलाकर ही होते हैं, कवि सम्मेलन और मुशायरा, एक अलग ही मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया था, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जी। और बहुत बड़ा ये एक झटका है, एक आघात है। और ऐसी कोई उनकी उम्र भी अभी नहीं थी, 70 साल मात्र उनकी उम्र थी, तो बड़ा नुकसान ये हुआ है अदब की दुनिया को।
सर आपने जैसे जैसे हम सब श्रोताओं को, दर्शकों को, हमने तो राहत साहब को बतौर शायर देखा है। उनके शब्द, उनके अल्फाज आज भी हम हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन सर आप उनके करीब रहे हैं, आपने तमाम जगह उनके साथ यात्राएं की हैं, उनके साथ आपने वक्त बिताया है। बतौर इंसान, जब वो बतौर शायर तो हम उन्हें जानते हैं, उनके बारे में जितना भी कहा जाए, उनकी शायरी खुद बोलती है उनके बारे में, लेकिन बतौर इंसान आप कुछ ऐसी यादें होंगी राहत साहब के साथ जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। वो जितने अच्छे शायर थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। हालांकि उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो जो उनका शायरी को पढ़ने का अंदाज था वो बहुत ही अनोखा था जी। और यकीन मानिए जो अंदाज उनका मंच पर नजर आता था, मंच के पीछे वो बहुत ही सादगी उनके व्यक्तित्व में थी, बहुत सीधा साधा व्यक्तित्व। एक तो मैं करीब 9 साल से शायरी कर रहा हूँ, लगभग 8.5 साल में उनके बहुत ही नजदीकी संपर्क में रहा जी। हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी मुशायरे में राहत साहब जाते थे, वो हमेशा ट्रेन में आते थे जी। उनसे कहा भी जाता था कि हम आपके प्लेन के टिकट करा देंगे, कि नहीं मुझको ट्रेन ही सूट करती। वो हमेशा ट्रेन में ही चला करते थे, उनको ट्रेन में ज्यादा आराम लगता था। दूसरे राहत साहब कभी कभी मंच से निश्चित रूप से कुछ बात ऐसी वो कह देते थे जो कि लोगों को लगता था कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैंने कई बार देखा बाद में उन्हें महसूस होता था तो वो खुद आगे बढ़ के उसके लिए माफी मांगा करते थे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, गाजियाबाद में राहत साहब को मैंने बुलाया था सितंबर 2017 में जी। हम लोग अगस्त के महीने में लंदन से लौटे थे, वहां भी राहत साहब के साथ 2 मुशायरे थे, मुरारी बापू ने आमंत्रित किया था। इसके अगले ही महीने मैंने उनको गाजियाबाद बुलाया था जी। तो एक बुजुर्ग शायर हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, विजेंद्र सिंह परवाज जी। परवाज साहब ने राहत साहब से ठीक पहले अपनी शायरी पढ़ी और एक शेर परवाज साहब ने पढ़ा जो कि बड़ा मशहूर शेर परवाज साहब का है, बिक गया बाजार में दोपहर तक एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए जी। तो ये परवाज साहब ने शेर पढ़ा, बहुत उन्हें दाद मिली। उसके बाद जब राहत साहब का नंबर आया पढ़ने के लिए तो पता नहीं क्यों राहत साहब को ऐसा लगा कि ये शेर परवाज साहब का ना होकर किसी और का है। अच्छा। तो उन्होंने माइक से कह दिया कि परवाज साहब आज तो आपने कमाल कर दिया, पता नहीं किसका शेर आपने अपने नाम से पढ़ दिया। अच्छा। तो ऐसा वो कह गए, लेकिन उसके बाद कई दिनों बाद उनका फोन परवाज साहब के पास गया कि नहीं परवाज साहब मेरी गलती थी, मैं बिल्कुल समझ गया कि वो आप ही का शेर था, मुझको थोड़ा गलत फहमी हुई, और उन्होंने परवाज साहब से फोन पर माफी मांगी। तो इनका इतना सरल व्यक्तित्व था उनका, जैसे शायरी में एक अलग अंदाज था, असली जीवन में बिल्कुल उतनी ही सादगी थी राहत साहब जी। अच्छा, जैसे एक जो हमने राहत साहब को बतौर श्रोता ही हम उनको जानते हैं, जैसे कि हमने देखा कि राहत साहब को हर एज ग्रुप में पसंद किया जाता था। हमने बड़े मुशायरे विदेशों में देखे, देश में भी देखे जहाँ पे उम्र दराज लोग भी पहुँचते थे, लेकिन हमने उनको यूनिवर्सिटीज़, IITs और कॉलेजेस में देखा है, टीनेजर्स के बीच में, युवाओं के बीच में वो दीवानगी, ऐसा मतलब उनका अंदाज। अभी जो लास्ट में हमने उनका एक मुशायरा, एक हमने कवि सम्मेलन कवर किया था मेरठ में, जिसमें उन्होंने सुनाया था बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो एक युवाओं के बीच में हमने कानपुर IIT, दिल्ली IIT, बहुत जगह उनको कवर किया और हम उनको सुनने भी जाते थे। तो ये जो अंदाज था, कभी राहत साहब इसके बारे में जिक्र करते थे कि युवाओं के बीच में भी उनकी उतनी ही पकड़, टीनेजर के बीच में उतनी ही पकड़, और इसी तरह से बड़े लोगों के बीच में क्या वो अंदाज था, वो खुद उस शिल्प को गढ़ते थे या वो नेचुरल हो जाता था, स्पॉन्टेनियस हो जाता था? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ वो उनका बिल्कुल नेचुरल अंदाज था जी। क्योंकि गढ़ने से चीजें बहुत लंबी शायरी में नहीं चल पाती हैं, और मुकम्मल शायर में उसे ही मानता हूँ जो हर वर्ग के, हर आयु के, हर उम्र के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और चूंकि राहत साहब मुकम्मल शायर थे, और मेरा अपना ये मानना, अपना ये अनुभव है कि जो भी अदब की दुनिया से जुड़ा होता है, कलाकार होता है, शायर होता है, वो उम्र से भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन दिल तो उसका हमेशा जवान ही रहता है। हकीकत तो ये है। और देखिए, एक दूसरी बात ये है जिसे हम कह सकते हैं कि हम आज भौतिकवाद के युग में है। आज अगर किसी शायर की, कवि की या किसी कलाकार की मार्केट अगर एक ऊंचाई पकड़ती है तो उसमें सबसे बड़ा रोल युवा वर्ग का होता है जी। जैसे कि कुमार विश्वास की हम अगर बात करें, सबसे पहले ये प्रयोग हिंदुस्तान में कुमार विश्वास ने किया। सबसे पहले उन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ अपने प्रोग्राम अरेंज कराए, और वो इतना पसंद आए यूथ को कि वो कुमार विश्वास में छा गए। और बहुत लंबी चौड़ी, बहुत ज्यादा दूरी की बात नहीं, मुश्किल से ये 14-15 साल का इतिहास है ये प्रयोग हिंदुस्तान में कुमार विश्वास ने किया। जहां तक राहत साहब की बात है, उनका ये अंदाज बिल्कुल नेचुरल था, वो सभी की बातें करते थे, और वो
तो पिछले कुछ वर्षों से देखिए वो अपने बेटे को मुशायरे में ले जाते थे। सतलुज भाई वो खुद भी बहुत अच्छी शायरी करते हैं, उनके बेटे भी साथ में रहते थे, और एक कुछ इस तरह का उनका शेर भी है कि मेरे बेटे तू जो है इश्क कर लेकिन कभी हद से गुजर जाने का नहीं, जो आप जिक्र कर रहे थे उसमें इस तरह का शेर है। तो युवाओं के लिए, युवाओं के दिल की भी वो बात करते थे, और युवाओं को कोई ना कोई वो सीख भी देते थे, एक समझ भी देते थे कि हद से आगे नहीं बढ़ने का। तो कहीं ना कहीं ये बातें ये अपील तो करती हैं, असर तो होता ही है इसका। बिल्कुल। अच्छा, एक जो राहत साहब का एक जो हाजिर जवाबी थी, कई बार मंच पे वो ऐसी बात जो तुरंत आई और तुरंत कह दिया, मतलब वो नेचुरल निकल आता था। वो भी राहत साहब का जो स्टाइल है, मतलब वो जो उनका अंदाज़ है, जैसे कोई लेटेस्ट घटना हो रही है और बिना किसी का नाम लिए, और जैसे वो उदाहरण में अभी हाल में हमने उनको एटा में भी सुना था, वो कह रहे थे कि मेरे जो श्रोता है ये इतने जहीन है, इतने स्मार्ट है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, फिर भी समझ जाते हैं कि जिसका नाम नहीं ले रहा उसका नाम क्या है। तो ये जो अंदाज़ था, ये राहत साहब को आपने उनको तमाम मंच शायर की जाए उनके साथ साझा किए हैं, देश में विदेश में। उनका जो स्टाइल, उनका ये जो अंदाज कहीं और देखने को मिला, ये कितना अनूठा बनाता है राहत साहब को? जी बिल्कुल अनूठा बनाता है, क्योंकि शायरी तो जो शब्द उतरते हम मानते हैं कि ऊपर से उतर रहे हैं जी, लेकिन जो प्रस्तुति होती है वो तो शायर की अपनी होती है, और उस प्रस्तुति के पीछे शायर का व्यक्तित्व होता है, वो कैसा है, उसके अंदर की वैचारिक क्षमता क्या है, उसके अनुसार ही वो उस अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाता, लोगों के सामने रखता। तो ये कुछ ऊपर वाले का, कुदरत का कुछ गिफ्ट था, एक कुदरत का तोहफा था राहत साहब के, जो बहुत ही ज्यादा हाजिर जवाब थे। हाजिर जवाब तो वैसे मंच के पीछे भी थे, लेकिन तब बड़ी सादगी के साथ मंच के पीछे वो अपनी बात कह देते थे। स्टेज पर यह था कि थोड़ा स्टाइल, और तो इनका स्टाइल भी ऐसा हो गया था कि बिल्कुल जैसे कि सहज होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब वो गाजियाबाद में आए थे सितंबर में जी, तो मैंने 2 शेर पढ़े, और मैंने उनको लिखते समय ये सोचा कि मुझे राहत साहब के स्टाइल में ही कुछ लिखना है, और मैंने 2 शेर लिखे और वो मैंने पढ़े, और मैंने मंच से राहत साहब के सामने ही कहते हुए पढ़े कि देखिए शेर ये मेरे हैं। पहले मैं सादगी के साथ अपने स्टाइल में पढ़ रहा हूँ। शेर देखिए वो मेरे ये है कि मोहब्बत है, इबादत है, कि फिर मुझ में शराफत है। मोहब्बत है, इबादत है, कि फिर मुझ में शराफत है, मगर मैं फिर भी जिंदा हूँ, अरे कैसी कयामत है। वाह। और यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलके बैठे हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलके बैठे हैं, अरे ओ आग के बेटी, अरे ओ आग की बेटी, सियासत तुझ पे लानत है। तो पहले मैंने सादगी के साथ पढ़े, फिर मैंने राहत साहब के सामने कहकर माइक से पढ़े कि अगर यही शेर राहत साहब अपने अंदाज से पढ़े तो निश्चित रूप से उनको बहुत ज्यादा दाद मिलेगी, बहुत ज्यादा उनको तालियां मिलेंगी, क्योंकि तब शब्दों के साथ साथ उनका अंदाज भी शामिल हो जाएगा। और फिर मैंने थोड़ा उनके स्टाइल में पढ़ा कि अरे वो आग की बेटी, सियासत तुझ पे लानत है, तो उस पर बहुत ज्यादा तालियां हुई। तो उनका अंदाज ऐसा था कि लोगों को बहुत ज्यादा वो आकर्षित करता था। तो लोगों को लगता था कि ये सहज है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, दिखावापन नहीं है। मतलब अल्फाज के साथ उनका अंदाज भी अनोखा था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल अल्फाज के साथ उनका। लेकिन आप ये बताइए कि जैसे एक और बड़ी खास बात जो हमने राहत साहब में देखी कि मुशायरे की दुनिया में, यानी कि कवि मुशायरे के मंच पर भी राहत साहब को वही रुतबा, वही सम्मान उनको हासिल था जो उन्हें कवि सम्मेलन, यानी कि जो कवि जो मुशायरे में जो सम्मान, जो रुतबा उन्हें मिलता था, वही कवि सम्मेलन के मंच में मिलता था। ये चीज़ कैसे राहत साहब ने हासिल की? क्या कभी वो इस बात का जिक्र करते थे कि कवि सम्मेलन की, मतलब आप सोचिए कि जिस कवि सम्मेलन में राहत साहब की मौजूदगी हो जाए, मान लिया जाता था कि ये आज का जो मुशायरा है, ये जो कवि सम्मेलन है, पूरी तरीके से कामयाब है। यानी राहत साहब की मौजूदगी ये साबित करती थी कि आज का कवि सम्मेलन पूरी तरीके से कामयाब है। क्या राहत साहब कभी इसके बारे में जिक्र करते थे कि हिंदी प्रेमी, उर्दू प्रेमी दोनों उनको कितना चाहते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं उनसे? वो तो जब भी बात होती थी वो इस बात को कहते थे, मानते थे कि जितना उर्दू वालों की मोहब्बत उन्हें मिली है उससे कहीं ज्यादा हिंदी के जो श्रोता हैं, जो हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं, उनकी मोहब्बत कहीं ना कहीं उर्दू वालों के मुकाबले ज्यादा मिली है। उसकी एक वजह यह भी है कि हिंदी बोलने वालों की, समझने वालों की संख्या उर्दू के जानने वालों से ज्यादा है। तो इस बात को वो हमेशा महसूस करते थे। और देखिए फिर जहां तक उर्दू की बात है, उर्दू एक बहुत अच्छी मीठी भाषा है, मीठी जबान है, लेकिन हिंदी बोलने वाले तो बहुत ज्यादा हैं, ये तो
स्वीकार करना ही पड़ेगा अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो राहत साहब दोनों के लिए लिखते थे, और सबसे बड़ी बात वो दिल से लिखते थे, तो वो उर्दू वालों को भी अच्छी लगती थी और हिंदी वालों को भी अच्छी लगती थी। उनकी नजर में कोई भेद नहीं था। हालांकि उनके बारे में कुछ इस तरह की बातें कही जाती हैं कि वो भेद करते थे, और कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर उस तरह की टिप्पणी कर देते हैं। लेकिन मैं राहत साहब को जितना जानता हूं, कभी भी मेरा कोई भी एक अनुभव ऐसा नहीं है कि मैं बता सकूं उनके पीछे है कि हाँ राहत साहब कभी भेद करके चले। उन्होंने कभी कोई भेद नहीं किया, सबसे बराबर की मोहब्बत करते थे। और जब वो मंच पर होते थे तो कई बार तो मंच पर उनसे मिलने के लिए चलते प्रोग्राम के बीच में लोग आ जाते थे। प्रोग्राम के बाद में तो हुजूम का हुजूम उमड़ पड़ता था मंच पर। तो यकीन मानिए उसमें हिंदी के लोग ज्यादा होते थे। सब जो उम्र में छोटे लोग हैं, किसी कंधे पे हाथ रख के, किसी को बेटा कह सबके साथ फोटो खिंचवाते थे, सबको ऑटोग्राफ देते थे। तो भेद वाली बात तो मैंने कम से कम राहत साहब के व्यक्तित्व में कभी नहीं। अच्छा, कोई आपकी आखिरी बार राहत साहब से कोई मुलाकात कब हुई या कब बातचीत हुई, कुछ याद है आपको? जी मैं बताता हूँ, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता, और मुझसे ज्यादा तो राहत साहब ने उन बातों को याद रखा था। जैसे मैंने बताया 8.5 साल की हमारी मुलाकात थी। 8.5 साल पहले हम लोगों का जो पहला मुशायरा था वो राजकोट गुजरात में था। अच्छा। अहमदाबाद में हम लोग मिले थे, मैं, डॉक्टर कुंवर बिचैन साहब, दीक्षित दनपुरी जी, शरफमान पारवी, अंदाज देहलवी साहब, हम सब लोग फ्लाइट से गए थे अहमदाबाद दिल्ली से, और राहत साहब इंदौर से ट्रेन से अहमदाबाद आए थे। वहां हमने अहमदाबाद स्टेशन पर उनको रिसीव किया, उसके बाद हम लोग राजकोट गए। ये पहली मुलाकात थी, और उस मुलाकात में पहली मुलाकात में मुझको लग गया कि राहत साहब का जितना बड़ा नाम है उतनी ही बड़ी सादगी इनके अंदर है, उनके व्यक्तित्व को जो बहुत बड़ा बनाती है। और जैसे मैंने अभी लंदन का जिक्र किया, यूके का, अगस्त में, और संयोग की बात देखिए कि कल उनका 11 अगस्त को उनकी डेथ हुई है। 11 अगस्त 2017 को हम लोग यूके के लिए गए थे दिल्ली से। वहां 2 प्रोग्राम थे, मुरारी बापू की कथा थी, तो बापू के सानिध्य में हिंदुस्तान के लगभग 25 शायर हिंदी और उर्दू के मिलाकर गए थे गुजरात के भी। वहां 2 प्रोग्राम थे। तो 21 अगस्त को जब हमारी वापसी थी, होटल हॉलिडे इन में हम लोग थे। शाम का जो तय समय था वहां से निकलने के लिए, सब लोग रिसेप्शन पर, सब शायर लोग पहुंच चुके थे, लेकिन राहत साहब कहीं वहां नजर नहीं आ रहे थे। हमने रिसेप्शन से उनको फोन मिलवाया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा रूम में। मैंने उनके पास 2 मोबाइल नंबर थे, दोनों का ट्राई किया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। मुझको थोड़ी सी चिंता हुई, तो मैं उनके रूम तक गया, जो कि 9वीं मंजिल पर था हॉलिडे इन में। मैंने बेल भी बजाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुला। फिर मैं नीचे उतर कर आया, रिसेप्शन में पूछा, मैनेजमेंट के लोगों से पूछा। वो लोग ये मानकर चल रहे थे कि राहत साहब कहीं बाहर हैं और वहां से लौटे नहीं, वो बाहर है। लेकिन मुझे इस पे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, ऐसे वो नहीं जा सकते, मुझे बताए बिना वो लंदन में कहाँ चले जाएंगे। मैं दोबारा से गया, मैंने कान लगाकर दरवाजे पर अंदर सुनने की कोशिश की, तो अंदर से आहा आहा करके से कोई कहा रहा होता है ना, बहुत हल्की सी आवाज आई। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैं तुरंत भागकर रिसेप्शन पर आया और उन पर दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर कि नहीं आप रूम का जो है दरवाजा खोलिए। तो उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से रूम का दरवाजा खोला, और अंदर राहत साहब बेड पर बिल्कुल अचेत पड़े थे, बेहोश पड़े हुए थे, उनके पांव बिस्तर से नीचे लटके हुए थे, और धीरे धीरे वो कहा रहे थे। बस ये सीन देखकर हमारे तो बिल्कुल आंखों के आगे से अंधेरा सा छा गया कि ये क्या हो गया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ लंदन के मेडिकल सर्विस का। वहां से उन्होंने, होटल वालों ने, होटल मैनेजमेंट ने फोन किया, और 5 मिनट के अंदर अंदर 2 एम्बुलेंस और 6-7 डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंच गई होटल में। और उन्होंने बीपी चेक किया, शुगर चेक की। राहत साहब की शुगर घटकर केवल 1.8 रह गई थी। आप ये देख लीजिए, अगर चंद मिनटों की भी देरी हो जाती तो राहत साहब शायद हमारे बीच ना रह पाते। तो सर ये वो जो तारीख थी, सर जो वो तारीख थी आपने बताया 11 अगस्त 2017, और कल भी गया, तो वो 11 अगस्त की ही तारीख थी। 11 अगस्त को हम लोग गए थे, लेकिन राहत, हम यहाँ से 20-22 शायर और तभी गए थे। राहत साहब 2 या 3 दिन बाद आए थे, वो 13 या 14 तारीख को आए थे। अच्छा। लंदन। अच्छा। और जो ये मैं घटना बता रहा हूँ, ये 21 अगस्त की थी, 21 अगस्त वापसी वाले। अच्छा। फिर डॉक्टर्स ने मेहनत करी, उन्हें इंजेक्शन वगैरह दिए, और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद राहत साहब को होश आया, और फिर वो ठीक हुए। तो इस घटना को मैंने तो किसी को नहीं बताया, इसमें कोई ऐसे बताने वाली बात नहीं थी। जो मेरा फर्ज था वो मैंने किया। लेकिन आप देखिए, जब अगले महीने सितंबर में राहत साहब गाजियाबाद हिंदी भवन में आए, तो खुद उन्होंने माइक से बात कही कि लंदन में
राज कौशिक की वजह से मेरी जान बची, और राज कौशिक का कर्ज मेरा मुझ पर और मेरे बच्चों पर जो हम कभी उतार नहीं पाई। इतनी बड़ी बड़ी बात उन्होंने की। तो जी जी, ये हमने बातें भी उस निश्चित प्रोग्राम रूप को से उनका कवर किया कर्ज था और हमने राहत बहुत साहब बड़ा को है। सुना था जिस तरह जी वो जी, उस बिल्कुल घटना का जिक्र बिल्कुल, कर रहे थे, और आपकी वाकई आपकी अपनी जान बचाने के लिए वो आपको शुक्रिया कह रहे थे। हमने राहत साहब को सुना जी था। जी जी जी। जी जी। कल जब तो सब कल कुंवर बेचैन साहब ने जी कल जी डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है और इसका उन्होंने पूरा जिक्र किया है। उसमें डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने लिखा है कि राहत साहब का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई उनके लिए कुछ कर देता था तो जिंदगी भर याद रखते थे। ये डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कल ही फेसबुक पर जी लिखा जी है जी और मैं इस बात से सहमत हूँ। जी जी। सर, आपकी आखिरी बार कोई फ़ोन पे बात हुई, जैसे जब खबर आई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए और अपडेट आपको मिलेगा। सर, क्या उस जब उनकी तबीयत खराब हुई उसके बाद आपने कोई संपर्क हुआ, कुछ पता चला कैसे क्या हुआ? देखिए ये ये परसों ही पता लगा था जी। और सोशल मीडिया से पता लगा था। और फोन तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने मैसेज उनके बेटे को किया था। जी। तो वहां से जवाब आया कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव जरूर आए लेकिन ठीक है और इंशाल्लाह वो जल्द ही लौटेंगे। और ऐसी तो दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी घटना हो जाएगी, ऐसी दुखद घटना हो जाएगी। तो व्हाट्सएप पर तो बात हुई थी, लेकिन फोन पर मेरी लगभग लगभग 1 महीने पहले राहत साहब से बात हुई थी। होती रहती तो महीने में 1-2 बार या तो उनके फोन हो जाते थे या मैं कर देता था। तो बस दुआ सलाम हो जाती थी। वो कभी कभी कोई शेर भी सुना देते, कभी मैं भी फरमाइश कर देता था सर को सुनाइए, तो इतनी इनायत उनके रहती थी वो शेर सुना देते थे। 1 महीने पहले लगभग उनसे मेरी बात हुई। कोई सर और कोई टेलीफोनिक, आप चूँकि पिछले 3-4 महीने से ये कोरोना महामारी जब से आई और लॉकडाउन का एक लंबा पीरियड चला, इस दौरान कोई आपसे राहत साहब की आखिरी बार बात हुई, कोई ऐसा किस्सा जो, क्योंकि तमाम दर्शक हैं, ये कोरोना महामारी ने हमारी ज़िंदगी को इतनी बुरी तरह यानी पलट के रख दिया है कि तमाम लोग, अगर शायद ये माहौल नहीं होता तो शायद उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोग उमड़े होते, तमाम लोग गए होते। तमाम दर्शकों में बहुत ये जानने की इच्छा है कि राहत साहब के साथ क्या हुआ, कैसे हो गया, कैसे ये बीमार हुए, वो तो बाहर भी नहीं निकल रहे थे, कैसे ये बीमारी हुई, कैसे उनकी वो हमारे बीच नहीं रहे। एक बड़ी क्यूरियोसिटी है तमाम दर्शक, हमें भी तमाम लोग फ़ोन कर चुके हैं कि राहत साहब के साथ ये कैसे ये हुआ, क्या हुआ। कोई ऐसी बात जो आखिरी बार आपने उनसे की हो, कुछ अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। और साथ में मैं कहूँगी कि उनके जो शायर, मतलब उनकी कुछ शायरी जो वाकई सदियों तक, मतलब अगर देखें तो राहत साहब इस सदी के बड़े शायर हैं, और जो उन्होंने लिख दिया मतलब वो अगले 100 सालों तक जिंदा रहने वाला है। अगर आप ऐसी कोई शायरी, उनकी कोई बातचीत हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो। जी, ये लॉकडाउन के दौरान लगभग 2 या 3 बार मेरी उनसे बात हुई। मार्च एंड में या शायद अप्रैल के फर्स्ट वीक की बात है, जिस समय इंदौर में भी केस निकले थे और कुछ जमात के लोगों के भी मामले आए थे। कुछ जी जी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ कुछ घटनाएं हुई थी। तो मैंने वैसे ही हालचाल जानने के लिए फोन किया था। तब राहत साहब ने बताया था कि हाँ इस तरह का कुछ हुआ है, और उन्होंने कहा था कि मैंने भी अपने लोगों को बहुत समझाया भी, तुम बहुत गलत कर रहे हो, कोरोना हिंदू मुसलमान नहीं देखता, और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके साथ आपका इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। ये राहत साहब ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की थी जी। ऐसा उन्होंने खुद राहत साहब ने हाँ, उनका वीडियो भी एक आया था, उन्होंने वीडियो के जरिए भी लोगों से अपील की थी कि हमारे हेल्थ वर्कर के साथ में आप लोग कोऑपरेट कीजिए। जी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, शायद मैं पहली बार ही किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लंदन में जब हम लोग थे, हम 10 दिन के करीब रहे, उसमें राहत इंदौरी भी थे, प्रोफेसर वसीम बरेलवी भी थे, नईम अख्तर साहब थे, डॉक्टर तारिक कंवर थे, शरफ नान पारवी थे। ये सब लोग जो उर्दू के जाने पहचाने नाम है। जी जी। तो सुबह के समय, नाश्ते के समय हम लोग लगभग साथ ही रहते थे। तो मैंने देखा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसने कहा, लेकिन ये सब 4-5 लोग बैठे हुए थे और मैं भी इनके आसपास ही मौजूद था। तो कुछ इस तरह की बात चल रही थी। जब लंदन की इन्होंने कुछ प्रगति देखी, उन्नति देखी सब लोगों ने, हम लोग भी देखते थे। लंदन तो बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता, पहली बार जाना हुआ था। तो इन लोगों के बीच में बात चल रही थी, उसमें राहत साहब भी शामिल थे कि हमारी कौम को भी अब बहुत ज्यादा प्रगति की जरूरत है। केवल जो बंधे बंधाए पुराने रीति रिवाज है उनमें बंद कर बहुत ज्यादा उन्नति नहीं की जा सकती। इस तरह की बातें सब लोग कर रहे थे, उसमें राहत साहब भी थे। और इन सभी लोगों का ये मानना था कि जो प्रगति में सबसे ज्यादा बाधाएं
मुस्लिम वर्ग के लोगों में है वो एजुकेशन के कारण है। ये यही लोग कह रहे थे, मुस्लिम लोग ही कह रहे थे, सब ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी बात का एक मायने होता है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए कि एजुकेशन का जो सिस्टम है, खासतौर पर जो मदरसे वाला है, कि उससे तो बस एक सीमा तक ही आप देख पाएंगे, उससे आगे नहीं देख पाएंगे। ऐसा इन्हीं लोगों का कहना था और मुझे ये बात अच्छी लगी। आप इनके बारे में चाहे कुछ भी कहिए, चाहे इनको किसी भी एक वर्ग तक सीमित रखिए, जोड़िए, सोशल मीडिया पर से बहुत खिलाफ टिप्पणी भी चल रही है, लेकिन मैंने वो रूप भी देखा और इनका सामूहिक रूप से सभी लोग मौजूद थे। राज साहब थे, वसीम साहब थे, तारिक कमर थे, नईम अख्तर थे। मुझे लगता है कि सभी उर्दू के जानने वालों को, सब मुस्लिम भाइयों को इन लोगों से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन की तरफ, एक ऊंची एजुकेशन की तरफ प्रेरित करना चाहिए, अगर वो वास्तव में कौम की प्रगति चाहते हैं। तो ये बात पहली बार मैंने शेयर की है और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा किया आपने जी। सर, आप बस चलते चलते मैं कहूँगी कि राहत साहब की कुछ शायरी जो आपको बहुत पसंद है, कुछ ऐसे शेर जिसके जरिए वाकई राहत साहब को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा, ऐसे कुछ शेर आप हमारे दर्शकों को अगर सुना सकते हैं तो आपका स्वागत है। जी 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 जी। लंदन में जो प्रोग्राम था उसमें जो मुशायरे की जो नजामत थी, ना संचालन था, वो तो आरिफ मिर्जा दिल्ली के, लेकिन उससे पहले दो पुस्तकों का, किताबों का विमोचन था हमारे गाजियाबाद के मासूम गाजियाबादी और जमील हापुड़, इनका इंतकाल हो गया। दो की किताबों का विमोचन, दो शायरी की किताब विमोचन मुरारी बापूजी के हाथों से हुआ था। तो उस प्रोग्राम का संचालन मैंने किया था। तो उसमें जो राहत साहब को मैंने मंच पर बुलाया था, तो राहत साहब के शेर से ही बुलाया था। वो शेर में सुनाता हूँ, बहुत अच्छा मुझे लगता है। जी जी। कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? बहुत बहुत तो बहुत खूब। राहत साहब का ये शेर है, उसके इस शेर के साथ ही मैंने उन्हें मंच पर बुलाया था। और राहत साहब का तो इतने बहुत शेर याद है, सभी लोगों को याद है। वो तो जो सबसे पहले जब राहत साहब से मेरा परिचय नहीं था, तब मैंने जगजीत सिंह जी की जवान से वो शेर सुना था। वो गजल गाई थी जगजीत सिंह साहब ने कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। राहत इंदौरी कहते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। बहुत बहुत खूब। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। और मोड़ आता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ आता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग वहीं आके फिसलते क्यों हैं। बहुत खूब। मोड़ आता है जवानी का संभलने के लिए और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। और एक शेर ये कहीं ना कहीं राहत साहब के पूरे व्यक्तित्व को सामने रखा। देखिएगा, शेर राहत साहब ने कहा है कि मैं ना जुगनू हूं, दिया हूं, ना कोई तारा हूं। मैं ना जुगनू हूं, दिया हूं, ना कोई तारा हूं, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। मैं ना जुगनू हूं, दिया हूं, ना कोई तारा हूं, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। और कुछ शेर उनके ऐसे हैं जो बताते हैं कि वास्तव में राहत साहब की सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे। वो देखेंगे कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। और एक और शेर उनका बहुत प्यारा शेर है और कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सीख भी देता है। ये भी जगजीत सिंह साहब ने गाया है कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। बहुत खूब। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। और एक दो शेर उनके और जो बड़े मशहूर हुए हैं। जी जरूर। आप दो गज सही, दो गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, दो गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। बहुत खूब। तो लगता है कहीं ना कहीं पहले ही उनको एहसास था कि वो उनसे कुछ पहले चले जाएंगे। इसी तरह ऊपर वाले ने उनसे ऐसी कुछ शायरी करवाई जो अब हमारे बीच है। उस शायरी को पढ़कर, सुनकर और उनको याद करते रहना है, यही अब बचा है। बाकी तो राहत साहब चले ही गए।
जी बिल्कुल, थैंक यू सर, आप हमसे इतनी सारी राहत साहब से जुड़ी यादें हमसे साझा करने के लिए। और वाकई आज राहत साहब भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शायरी, उनके अल्फाज हमारे दिल में हमेशा महफूज रहेंगे, हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे। हम राहत साहब को कभी नहीं भूल पाएंगे, वो हमारे बीच हमेशा मौजूद रहेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे राज कौशिक जी, जिन्होंने 11 अगस्त 2017 में राहत साहब की जान बचाई थी। लंदन का वो वाक़या उन्होंने हमसे शेयर किया, और राहत साहब ने खुद एक मंच पे, कवि सम्मेलन के मंच पे राज कौशिक जी को शुक्रिया कहा था कि राज कौशिक जी ने किस तरह लंदन के एक होटल में मेरी जान बचाई। और उन्होंने उस वाक़ये का जिक्र किया था कि जब उनकी शुगर एकदम ऑलमोस्ट नील हो गई थी, और अगर अगले कुछ सेकेंड में राहत साहब को वहाँ से नहीं निकाला जाता, तुरंत उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती, तो शायद बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इस बात का जिक्र राहत साहब ने खुद एक कवि सम्मेलन के मंच से किया था, और राज कौशिक जी ने आज उस घटना का जिक्र किया। काश वो तो एक 11 अगस्त की वो तारीख थी जब लोग सक्रिय हुए और उनकी जान बच गई। लेकिन कल जो एक खबर आई, हम सब के लिए बहुत ही दुखद खबर आई कि राहत साहब नहीं रहे। लेकिन हम तमाम दर्शक, श्रोता, उनके फैंस हमेशा उनकी शायरी के ज़रिए हमेशा उन्हें अपने दिलों में ज़िंदा रखेंगे। ये राज कौशिक साहब की मोहब्बत है। मैं सारी ज़िंदगी इनका कर्जदार रहूँगा। लंदन लेकर गए थे पिछले महीने, और यकीन कीजिएगा इतनी भरी महफिल में, मैं कह रहा हूँ प्रवास भाई भी वहाँ मौजूद थे, कि वहाँ जो हालात मेरे साथ हुए, मैं मर चुका था। मैं वहाँ पर, यकीन मानिए, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं मर चुका था। अगर इनकी जगह कोई और होता तो मुझे वहाँ मुर्दा छोड़कर चला आता। यकीन मानिए, ये इन्होंने पूरा सफ़र का प्रोग्राम बंद किया, खुद रुके, पूरे एम्बुलेंस वहाँ पर आई, डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने मुझे फिर से ज़िंदा किया। मेरा ख्याल है कोई 6 साल 8 मिनट तक मैं मर चुका था मन में, लेकिन ये लेकर बहुत अच्छा, क्या बात है। ये सच है कि नहीं? असल में राहत साहब ने इतना सम्मान दे दिया, मैं तो किसी लायक नहीं। राहत साहब, अरे नहीं, हम लोग बापू के गांव से गए थे, कुछ नहीं था, बस शुगर राहत साहब की बहुत डाउन हो गई थी, संतोष जी, और कमरा अंदर से बंद था, बेहोश हो गए थे राहत साहब। ये लोग समझ रहे थे कि चेकआउट करके चले गए, मैं अड़ गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, राहत साहब कहाँ चले जाएंगे लंदन से चेकआउट के बिना। ताला खोला गया डुप्लीकेट चाबी से, देखा गया राहत साहब, और 1.8 शुगर रह गई थी राहत साहब। ये वो तो लंदन है, 5 मिनट के अंदर 2 एम्बुलेंस आ गई थी, और यकीन मानिए 15 मिनट में राहत साहब को उन्होंने खड़ा कर दिया। तो राहत साहब की जिंदगी के नाम, लंबी उम्र के नाम। ये कर्जा तो मैं कभी उतार ही नहीं सकता, लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि जब इन्होंने कहा कि राहत भाई आपको 19 तारीख को यहाँ आना है, तो मैंने सिर्फ यही दरख्वास्त की कि यार 19 को मत बुलाओ, मैं 19 को कहीं और वादा कर चुका हूँ, 18 को अगर कहो तो चला आऊँ, बग़ैर किसी कंडीशन के, बग़ैर कोई कहे, कुछ बहाना किए, सीधे मैं आपकी खिदमत में आ गया, सिर्फ इसलिए कि एक हजार बार इनके पाँव छूँ तो मैं, मेरे बच्चे कर्ज नहीं उतार, मेरे औलादें भी अगर इनका कर्ज नहीं उतार सकें तो